Assalamu alaikum dear student. Welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start topic number parallel axis theorem. BS Physics chapter number first mechanics. Dear student, why we use parallel axis theorem and for what purpose we use parallel axis theorem? If we want to find the rotation of any object, any rigid object without the center of mass, so we will use parallel axis theorem. Dear student, let's suppose we have a rigid body in the form of this, and this is the center of mass of the rigid body, and let's suppose this is another point which is P. अगर ये रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन कर रहा है, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये होगा. अगर ये जिस्म हमने इस तरह फिक्स किया कि सेंटर ऑफ मास के बजाय ये जिस्म इस पॉइंट के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा. इन दोनों एक्सिस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पैरेलल एक्सिस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो मैंने डी से जाहिर किया. तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें तीन कंडीशन फॉलो करना है, तब ये हमें लगाना है. नंबर एक, नंबर एक क्या है, देयर विल बी मस्ट टू पैरेलल एक्सिस. नंबर दो क्या चीज है, द परपेंडिकुलर distance between two parallel axes is d. तीन नंबर क्या है, one parallel axis should pass from the center of mass. दो पैरेलल एक्सिस होंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए. कंडीशन ये है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस में एक खामखा सेंटर ऑफ मास से पास होगा. इन दोनों सेंटर ऑफ मास के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम डी से रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ले लूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सी सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास होगा. इसका अगर मैं ले लूं तो इसका सिर्फ सिंपल आई होगा. इसका सिर्फ क्या होगा, सिंपल आई होगा. डियर स्टूडेंट, ये जो रिजिड बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल मिलकर ये रिजिड बॉडी बन गया. उससे मैं एक पॉइंट सिर्फ लेता हूं, मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं, इस पॉइंट का मास है एम आई. वो सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, आर डिस्टेंस भी दूर है, और यहां इस पॉइंट से कितना दूर है, स्मॉल आई आर डिस्टेंस से दूर है. डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज की बराबर है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बराबर है. तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूं, तो इसका I सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन एम आई इनटू आर आई स्क्वायर है. तो इसका क्या है, इधर से इधर का डिस्टेंस कितना है, आर है.
तो आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन एम आई इंटू आर स्क्वेयर है। तो हमें ये भी मालूम है कि अगर सेंटर ऑफ मास इधर है और पॉइंट इधर है उधर है, तो इन दोनों दरमियान इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो पोजीशन वेक्टर है आर, वो हमें किस तरह मालूम करना है, समेशन एम आई इंटू आर आई डिवाइडेड बाय एम। ये m है मास ऑफ दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये r I है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम हियर टू हियर, एंड m है द टोटल रिजिड बॉडी, द टोटल रिजिड बॉडी। अगर हम x कंपोनेंट मालूम करना चाहते हो तो समेशन एम आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय m। अगर हम y कंपोनेंट मालूम करना चाहते हो तो समेशन एम आई इंटू वाई आई डिवाइडेड बाय m, ये बराबर है। डियर स्टूडेंट, इन केस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस x axis, so in case of rotation about the center of mass, the moment of inertia is equal to, यहां से सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन एम आई इंटू आर आई स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला है, ये क्या है, जनरल फार्मूला है। बट द डिस्टेंस बिटवीन आर पोजीशन वेक्टर बिटवीन सी एंड ए, लेट सपोज दिस इज पॉइंट एम है, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एम इज इक्वल टू आर, सो वी कैन आल्सो आई Cm is equal to summation mi into r square. This is equation number 1, and this is the moment of inertia about this x-axis. This axis. Now I take the moment of inertia, the rotation of about this axis. So in case of rotation about the point P, the moment of inertia is I is equal to summation m into r I square. This is equation number 2. m into r I square, ये तो आप लोगों ने नोट किया, तो ये मैं मिटाना चाहता हूं। यहां ये क्या है, I is equal to summation m into r I square. This is equation number 2. Now dear student, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस r के बराबर है, और यहां से लेकर यहां से ये डिस्टेंस r I के बराबर है। अगर मैं, ये एक ट्राइंगल है CMP, ये एक ट्राइंगल है, अगर इसने इधर एंगल थीटा बनाया तो ला ऑफ कोसाइन से हमें ये डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, ला ऑफ कोसाइन, ला ऑफ कोसाइन से हम ये डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस इज डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd cos ऑफ थीटा। तो जस्ट ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लो, तो I is equal to summation mi into the value of ri whole square, r square plus d square minus 2rd cos of theta। यहां तक क्लियर है? मैंने सिर्फ क्या किया,
मैंने ये वैल्यू यहां पुट किया, तो आप ये मजीद सिंपल कर लो। तो I इज इक्वल टू समेशन एम आई इंटू आर स्क्वेयर प्लस समेशन एम आई इंटू डी स्क्वेयर माइनस समेशन एम आई इंटू 2rd cos of theta, 2rd cos of theta। I इज इक्वल टू आर स्क्वेयर क्या है, ये m क्या है, ये भी समेशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स है। समेशन एम आई वी कैन आल्सो समेशन ऑफ द होल रिजिड बॉडी, समेशन ऑफ द होल रिजिड बॉडी। सो वी कैन आल्सो राइट m r स्क्वेयर प्लस m समेशन एम आई। सो ये भी m की बराबर है और d स्क्वेयर, ये जो एम आई है ये एक सिंगल पार्टिकल का मास है और जो m है ये होल रिजिड बॉडी का मास है। तो अब हमने ये जो रिजिड बॉडी छोटे छोटे मासेस मिलकर रिजिड बॉडी उसने बनाया, वो हमने क्या लिखा, m लिखा, माइनस समेशन 2 m r d cos of theta, rd cos of theta। so I is equal to mr square plus md square minus 2 md summation r cos of theta। ये 2 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है, r कांस्टेंट नहीं है, r कांस्टेंट है और cos थीटा। डियर स्टूडेंट, लेट सपोज ये वेक्टर r है, तो इसका y कंपोनेंट ये ry होगा और ये क्या होगा, rx होगा, rx होगा। तो r cos थीटा के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, rx लिख सकते हो। ये जो चैप्टर नंबर क्या है, क्लास 9th में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था, तो ये एक सिंगल वेक्टर था f। अगर हम इस वेक्टर को रिजोल्यूशन मीन द डिस्ट्रीब्यूशन और द स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर टू और मोर देन 2 कंपोनेंट, तो ये क्या है, ये मैंने ऐसा और ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये f का y कंपोनेंट है और ये f का x कंपोनेंट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू f cos थीटा, fy इज इक्वल टू f sin थीटा। तो इसी तरह हम r cos थीटा के बजाय rx लिख सकते हो। तो I इज इक्वल टू m r स्क्वेयर प्लस m d स्क्वेयर माइनस 2 m d इंटू आर एक्स। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? सिर्फ r cos थीटा के बजाय मैंने rx पुट किया अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन ले लूं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन पर ले लूं, तो वहां ऑरिजिन पर rx का वैल्यू भी 0 होगा और ry का वैल्यू भी 0 होगा। तो ry इज इक्वल टू rx इज इक्वल टू 0। अगर मैं सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे मान लो, तो ये rx किस चीज के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो I इज इक्वल टू m r स्क्वेयर प्लस m d स्क्वेयर। सो दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां देख लो, ये m r स्क्वेयर क्या चीज है, ये m r स्क्वेयर है I सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सेंटर ऑफ मास। सो I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू d स्क्वेयर। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट, अगर आप कोई रिजिड बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द नहीं किसी और पॉइंट के अबव रोटेशन कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज की बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी जर्बी the square of perpendicular distance between two parallel axes, two parallel axes। इसका मतलब ये है, अगर ये बॉडी
इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर रोटेशन कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस इक्वेशन के बराबर है। अगर ये जिस्म हमने इस तरह फिक्स किया कि सेंटर ऑफ मास के बजाय ये पॉइंट पी के अबव रोटेशन कर रहा है तो इधर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज के बराबर होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी ज़रबे the square of perpendicular this distance. So this is called parallel axis theorem. I hope this lecture आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। I think it's enough for today. Do study. Wish you best of luck.